नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में बच्चों उदाहरण 2 तक के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 3 बच्चों। तो उदाहरण 3 क्वेश्चन कहता है बच्चों, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चलो बच्चों, हम चिमनी की ऊंचाई h मान लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 3, यहाँ हम मान लेते हैं, माना चिमनी की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। देखेंगे बच्चों, इस AB को आप एक चिमनी मान लेते हैं। AB को चिमनी मान लीजिए, जिसमें AB बराबर कितना बोल दिया गया है, h मीटर। बच्चों इस AB को h मीटर बोल देते हैं, जो एक चिमनी कहला जाती है, h मीटर। तथा प्रेक्षक BC बराबर ED बराबर 1.5 मीटर। तो ED 1.5 मीटर जो प्रेक्षक है, और इस BC भी 1.5 मीटर रहेगा बच्चों। ये 1.5 मीटर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। फिर आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 अंश। तो यहाँ से बच्चों प्रेक्षक की दृष्टि रहेगी और दृष्टि से इस चिमनी की ऊंचाई को देख रहा है। तो कितने अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर देखना, तो ऊपर की ओर देख रहा है बच्चों, 45 अंश का कोण बनता है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि देखिए, यदि AB का पूरा मान कितना है, h मीटर है, तो हम AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC का मान कितना कहला जाएगा बच्चों, यहाँ कहला जाएगा पूरा h है, तो 1.5 आप घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा h माइनस 1.5 मीटर। इस तरह से बच्चों 1.5 मीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि AC बराबर AB माइनस BC। तो AC बराबर हो जाएगा, AB का मान h है बच्चों, BC का मान 1.5 है। इस तरह से वो भी मीटर में। तो चलिए, हमें क्या ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है। और आपको BD का मान कितना दिया गया बच्चों, 28.5 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए आप जरा कि प्रेक्षक से चिमनी तक की दूरी, प्रेक्षक से चिमनी तक की दूरी। तो दूरी कितनी कहला जाएगी बच्चों, CE और BD भी बोल सकते हैं इसको हम। तो BD बराबर, और CE भी बोल सकते हैं इसको, तो CE बराबर 28.5 मीटर बच्चों। इस तरह से ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें h का मान निकालना है। तो देखो बच्चों, थीटा के सामने वाला कहला जाता है हमारा लंब, ये लंब कहला जाएगा, और ये कहला जाएगा आधार, कहला जाएगा बच्चों आधार। तो लंब बटा आधार का रिश्ता ले लीजिए, अनुपात ले लीजिए। तो लंब बटे आधार किस में रहता है बच्चों, tan थीटा में रहता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लिखते हैं tan थीटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में tan थीटा, थीटा कितना बच्चों, 45 अंश। तो 45 अंश लिख दिए। लंब बटा आधार, तो लंब कहला जाएगा बच्चों AC कहला जाएगा, और आधार कहला जाएगा CE। इस तरह से बच्चों ठीक है। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। AC का मान कितना दिया गया है, h माइनस 1.5, और CE का मान कितना दिया गया बच्चों, CE का मान हमें दिया गया 28.5। तो हमने लिख दिया 28.5।
अब देखेंगे बच्चों, ए बटे में है तो कहे में चला जाएगा गुणे में, तो यहाँ से आ जाएगा, देखेंगे तो 28.5, 28.5 इसका गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा h माइनस 1.5। 1.5 को इस साइड लाइए बच्चों, तो 28.5 माइनस इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.5 बराबर h। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 की 0 आ जाएगा बच्चों, मतलब h बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 5 10 की 0, हासिल 1 बचा, 28 1 29 1 30, एक अंक बाद दशमलव, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पास h बराबर 30.0 आ गया, मतलब h बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 30 मीटर। 30 मीटर। तो हम लास्ट में आंसर लिख देंगे बच्चों, अतः चिमनी की ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। इस तरह से बच्चों, यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। एग्जाम्पल 4 कहता है बच्चों, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब भवन की शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ आप √3 का मान 1.732 ले सकते हैं। तो भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो एक अलग से भवन रहेगा बच्चों जो 10 मीटर ऊंचा भवन रहेगा, कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है बच्चों, ऊपर देखने पर 30 अंश का कोण बनता है। भवन की शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है बच्चों, तो लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 अंश। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पास हम मान लेते हैं बच्चों कि माना कि ध्वज दंड की लंबाई BC बराबर h मीटर। देखिए बच्चों, यहाँ पास बिंदु P से AB आपका क्या कहला जाएगा, शिखर कहला जाएगा, मतलब भवन कहला जाएगा बच्चों। अब भवन, तो ये AB भवन कहला गया बच्चों, तो भवन का शिखर A कहला जाएगा बिंदु B। भवन का शिखर ये AB भवन है, तो भवन का शिखर बिंदु B कहला जाएगा। अब बिंदु B से एक झंडा लगा हुआ बच्चों, तो झंडे का शिखर C कहला जाएगा। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पास मान लेते हैं कि माना कि ध्वज दंड की लंबाई BC बराबर h मीटर, तो ये BC बराबर हमने क्या मान लिया, h मीटर मान लिया बच्चों, तथा हमें दिया है भवन की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। AB ये भवन कहला गया बच्चों, तो 10 मीटर। बिंदु P से भवन तक की दूरी AP बराबर x मीटर, तो बिंदु P से भवन तक की दूरी AP बराबर कितना कहला जाएगा बच्चों, x मीटर कहला जाएगा। ये x मीटर लिख दिया गया है। बिंदु P से भवन की शिखर तथा ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण के अनुसार, देखिए बच्चों, जब आप बिंदु P से भवन की शिखर को देखते हैं, मतलब बिंदु B को देखते हैं, तो कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है बच्चों, ये वाला कोण, ठीक है। और जब झंडे के शिखर को देखते हैं तो कितने अंश का कोण बनता है, 45 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, AC का भी मान निकाल लेते हैं। तो AC कितना कहला जाएगा बच्चों, यहाँ से AC कहला जाएगा h प्लस 10 मीटर बच्चों, इतना कहला जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि छोटे वाले कोण में देखे लेते हैं, ये लंबवत रहेगा, तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, ABP या कि PAB में, तो देखो बच्चों, थीटा के सामने वाला ए लंब कहलाया जाएगा, तो ए क्या कहलाएगा, आधार कहलाया जाएगा बच्चों। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, मतलब AB बटे AP। अब यहाँ से बच्चों आप हमको 10 का मान बताइए, 10 का मान क्या होता है, 1/√3 बच्चों, तो हमने 1/√3 लिख दिया। AB का मान कितना है बच्चों, 10, तो 10 लिख दिए। AP का मान 10 है, तो 10 लिख दिए बच्चों। अब देखिए x का गुणा 1 से होगा, तो x से कम
यक्स आएगा। यहाँ 10 का गुणा √3 से होगा तो 10√3 आ जाएगा बच्चों, 10√3 आ जाएगा इस तरह से। अब देखेंगे आगे, यहाँ से हम √3 का मान रख लेते हैं कि √3 का मान कितना है। तो √3 का मान आपको क्वेश्चन में बताया गया था 1.732। तो यहाँ यक्स बराबर आ जाएगा 10 गुणे 1.732। इसका गुणा करेंगे बच्चों तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, एक जीरो बढ़ जाएगा मतलब 1732 आ जाएगा। अब एक जीरो बढ़ा दिए, यहाँ 3 अंकों बाद दशमलव, तो 3 अंकों बाद दशमलव बच्चों, तो यक्स बराबर हो जाएगा 17.32 मीटर। ये आ गया बच्चों हमारे पास यक्स का मान। किसका मान आ गया बच्चों? यक्स का मान। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अब पूरे त्रिभुज में देखते हैं बच्चों। यक्स का मान आ चुका है हमारे पास। अब देखेंगे आप पूरे त्रिभुज में, ये बताइए यहाँ पास जब पूरे त्रिभुज में देखिए बीपी को, अब आपको नहीं देखना, बीपी मत देखिए, आपको एसी देखना है और एपी देखना है। तो अब 45 अंश, तो यहाँ हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAC में, PAC में तो 1045 आ जाएगा, 1045 आ जाएगा। तो 1045 बराबर आ जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार मतलब AC बटे AP। तो 1045 का मान 1 होता है बच्चों, और AC का मान कितना आ जाएगा? AC का मान आ जाएगा H + 10 बच्चों, ठीक है ना। यहाँ हमने AC का मान नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास समझ जाइए बच्चों, AC पूरा कहला जाएगा H + 10, तो हमने यहाँ लिख दिया H + 10 बच्चों, बटे AP का मान कितना कहला जाएगा? AP का मान अभी अभी वैसे यक्स लिख लीजिए, चलिए अभी। अब यहाँ से यक्स से कम यक्स हो जाएगा बच्चों, यक्स से कम यक्स, यहाँ H + 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यक्स का मान लिख लेते हैं। तो यक्स का मान कितना निकाले? 17.32 बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं 17.32 बराबर H + 10 बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ से 10 ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 17.32 माइनस 10 बराबर में H बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो H बराबर आ जाएगा हमारे पास 7.32 बच्चों। यहाँ हमने लिख दिया 7.32 लिख दिया। तो इस तरह से आपके पास H का भी मान आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ से लास्ट में आप लिख दीजिए इसका आंसर बच्चों, कि आपसे पूछा जा रहा था कि ध्वज की लंबाई बताइए। तो ध्वज की लंबाई कितनी आ गई? 7.32 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे ध्वज की लंबाई बराबर 7.32 मीटर, इस तरह से बच्चों। और साथ में हमें बिंदु P से भवन तक की दूरी बताना था, तो यहाँ लिखते हैं बिंदु P से भवन तक की दूरी, भवन तक की दूरी। तो भवन तक की दूरी कितनी आ गई बच्चों? 17.32 मीटर बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 कहता है बच्चों, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य के 59.60 अंश से घट करके 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई है। तो इसमें और आगे क्वेश्चन बच्चों, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि माना कि मीनार AB की ऊंचाई h मीटर। देखिए बच्चों, इस AB को हम मीनार मान लेते हैं, इस मीनार की ऊंचाई h मीटर। जब 60 अंश का कोण 59 कोण 60 अंश होने पर हम BC की लंबाई क्या मान लेते हैं? x मीटर। मतलब जो छाया थी वो x मीटर था, लेकिन यही 59 60 अंश से 30 अंश होने पर
यह 40 मीटर अधिक हो जाती है, 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब इस बी डी की लंबाई क्या कहला जाएगी, 40 प्लस यक्स मीटर बच्चों। कितनी हो जाती है 49, इसकी 40 प्लस यक्स मीटर हो जाती है। तो जब ये 40 प्लस यक्स मीटर होगा, ये यक्स है, ये कितनी मीटर रहेगा बच्चों, सी डी बराबर, तो यहाँ सी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर आ जाएगा। हम घटा देंगे ना यक्स को, तो 40 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं फिर से। माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर तथा सूर्य का 60 अंश होने पर, 60 अंश होने पर छाया BC की लंबाई, जब 60 अंश रहेगा तो BC की लंबाई क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर, ये BC यक्स मीटर है बच्चों। तो 30 अंश होने पर छाया की लंबाई, ये 30 अंश होने पर छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है, 40 मीटर इससे अधिक हो जाती है। अर्थात DB बराबर क्या कहलाया जाएगा, 40 प्लस यक्स, DB, D से B मतलब BD 40 प्लस यक्स मीटर। तो यहाँ से हम CD का माप निकाल लेते हैं, तो 40 मीटर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए हम इसमें, ये लंबवत रहेगा, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आगे हम एक काम करते हैं, इसी में लगा लेते हैं बच्चों, ठीक है। ABC में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा और एक क्या कहला जाएगा, आधार कहला जाएगा। लंब बटे आधार किस में रहेगा बच्चों, 10 में, 10 60 और यहाँ आ जाएगा लंब मतलब AB बटे BC, AB बटे BC। 10 60 का मान क्या रहता है बच्चों, √3, तो √3 लिख दीजिए। AB का मान क्या है, H बोले हैं आप, H लिख दीजिए। BC का मान यक्स, ये कर दिए बच्चों। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको अभी आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए, ठीक है ना, या कि फिर बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाया जाएगा, BD, आधार कहलाया जाएगा। तो 10 30 अंश बराबर AB बटे BD। तो 10 30 का मान क्या है बच्चों, 10 30 का मान होता है 1 बटे √3, 1 बटे √3। AB का मान H, BD का मान क्या है, BD का मान है 40 प्लस यक्स बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक काम कीजिए आप H का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ भी H का मान कर लीजिए आगे आप, या कि आप यक्स का मान निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है ना। यक्स का गुणा आप यहाँ कर दीजिए, तो ये बन जाएगा यक्स √3, यक्स √3 आ जाएगा, बराबर में H आ जाएगा। अब यदि मान लीजिए, चलिए हम H का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा बच्चों 1 बटे √3, 1 बटे √3। H का मान क्या रख देंगे, यक्स √3 बटे 40 प्लस यक्स। इसे आप समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण फर्स्ट नाम दे दिए। यहाँ पास हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण 1 से हमने मान रख दिए बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे आगे, हाँ तो बच्चों यहां से समीकरण 1 से मान रख दिया हमने। तो ये बटे में √3 है, तो गुणे में चला जाएगा और तिर्यक गुणा कर दीजिए आप। 40 प्लस यक्स का गुणा 1 से करेंगे तो 40 प्लस यक्स आएगा बच्चों, और √3 का गुणा इससे करेंगे तो देखिए √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 3 यक्स आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 40, तो 40 यक्स को ट्रांसफर करेंगे तो 3 यक्स माइनस यक्स आ जाएगा, तो 40 बराबर 3 यक्स में 1 यक्स जाएगा तो 2 यक्स आ जाएगा बच्चों। अब ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो 40 बटे 2 हो जाएगा, 40 बटे 2 बराबर में यक्स आ जाएगा। यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। यक्स का मान आ गया हमारे पास 20, ठीक है। यक्स का मान क्या आ गया बच्चों, 20 आ गया है।
अब हम यक्स का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण एक में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर तो रख दीजिए बच्चों, क्या आ जाएगा, यच बराबर यक्स की जगह क्या लिख देंगे, 20√3। यक्स की जगह हमने 20 लिख दिया, √3 पहले से लिखा हुआ था, तो 20√3, और हमें इसी का माप बताना था बच्चों। तो यहां लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर बच्चों, इस तरह से। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे अगला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 6 कहता है बच्चों, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण के अनुसार 30 अंश और 45 अंश है। देखिए बच्चों, यहाँ अवनमन कोण लिखा है। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से देखने पर नजर नीचे झुकानी पड़ती है, ठीक है ना। तो 30 अंश और 45 अंश है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और इन दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पास बच्चों हम मान लेते हैं, माना कि बहुमंजिल भवन पीसी की ऊंचाई बराबर एच मीटर। देखिए ये बहुमंजिल मतलब ऊंची वाली भवन है ये। तो पीसी जो है कितने मीटर का मान लिया हमने, एच मीटर, और इसी का माप हमें निकालना भी है। तथा दूसरे भवन ए बी की ऊंचाई 8 मीटर, ये दूसरा भवन है, ठीक है बच्चों। अब बात ये आती है कि सर जी आप कैसे जानेंगे कि सर जी ये ऊंचा है और ये नीचा है। देखिए जब हम ऊंचे से नीचे की ओर देखेंगे ना, क्योंकि हमको ऊंचे भवन से देखना है दूसरे भवन के शिखर को, तो अवनमन कोण बन रहा था, तो नीचा होगा तभी ना अवनमन कोण बनेगा। उन्नयन कोण में हमको नजर उठाना पड़ता है बच्चों। तो दूसरी इमारत जो रहेगी है वो नीची रहेगी, ठीक है ना। 8 मीटर है जो बताया गया है, तो वो क्या रहेगी, नीचे रहेगी। क्यों नीचे रहेगी, क्योंकि अवनमन कोण बनता है ऊंची इमारत से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 8 मीटर, माना कि दोनों भवनों के बीच की दूरी AC, इनकी दोनों भवनों के बीच की दूरी AC बराबर x मीटर, और BD बराबर भी ये उतना ही कहलाएगा, तो हम इसको भी x मीटर कर लेते हैं, x मीटर बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना। तथा बिंदु P से, ये बिंदु P से मतलब शिखर से भवन के बिंदु A, देखो बच्चों इसके निचले सिरे को देख रहे हैं, फिर ऊंचले सिरे को देख रहे हैं। तो बिंदु A तथा बिंदु P का अवनमन कोण 45 अंश तथा 30 अंश है। तो देखो बच्चों यहां से आपकी नजर का जो क्षैतिज रहेगा, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। सीधा बच्चों आप यहां से देखेंगे ना, तो ये सीधा आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अब आपने मुंडी नीचे उठाया, ऐसे नीचे किया नजरें, तो आपका ये 45 अंश का कोण बनता है और ये 30 अंश का कोण बनता है। तो एकांतर कोण के नियम से आपका 45 अंश यहाँ आ जाएगा बच्चों, 45 अंश यहाँ आ जाएगा, और 30 अंश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एकांतर कोण के नियम से, किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से बच्चों, ठीक है। अब बात आती है, देखिए आपने इसको एच मीटर बोल दिया है, तो ये CD भी कितनी मीटर होगा, 8 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि बात करें तो CD बराबर कितना होगा, 8 मीटर होगा, ये है ना समांतर, ठीक है ना। तो यहाँ PD की लंबाई कितनी होगी, h-8, क्योंकि पूरी लंबाई जो है h है, और इतना भाग 8 मीटर आपने काट लिया, तो यहाँ h-8 बचेगा बच्चों, ठीक है ना। तब हम यहाँ पास कहते हैं कि आपका CD की लंबाई मतलब AB की लंबाई जितना है उतना CD की लंबाई रहेगी। तो यहाँ से यदि PD निकालना चाहें तो PD बराबर आ जाएगा हमारे पास h-8 मीटर बच्चों, h-8 मीटर, ठीक है। और चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, देखिए इस वाले में देख लीजिए आगे, हाँ इस त्रिभुज में देख लीजिए PDB में, तो यहां लिखती हैं समकोण त्रिभुज PDB में, तो यहां लगाएंगे हम थीटा के सामने वाला लंब कहला जाएगा बच्चों, ये लंब कहला जाएगा, और ये क्या कहला जाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किस में रहता है, 10 में रहता है। तो 10 30 बराबर लंब का मतलब PD,
बटे आधार मतलब बी डी, ये बी डी कर दिए बच्चों। अब देखेंगे आगे, बच्चों तो यहां से 10 तो 10 30 का मान बता दो बच्चों आप हमको, 10 30 का मान कितना रहता है। तो 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। 10 30 का मान कितना रहता है 1/√3। तो यहां लिख देते हैं 1/√3, 1/√3। पीडी का मान क्या है बच्चों, पीडी का मान आपने बताया h-8, तो हमने h-8 लिख दिया। बीडी का मान कितना है बच्चों, बीडी का मान, बीडी का मान, बीडी का मान, तो बीडी का मान कहला जाएगा यक्स मीटर, ये हमने लिख दिया यक्स मीटर। ठीक है, अब यहां से यक्स का गुणा 1 से करेंगे तो यक्स, तिर्यक गुणा कर लो आप, तो यहाँ पास यक्स से कम यक्स हो जाएगा, और √3 का गुणा h-8 से करते हैं तो यहाँ बन जाएगा √3 h-8, इस तरह से बच्चों। ठीक है ना, यक्स का मान आ गया, और इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम दिए देते हैं, समीकरण फर्स्ट, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं देखेंगे। अब आप पूरी त्रिभुज में देख लीजिए, इस वाले त्रिभुज में PCA समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PCA में तो यहां हम लगाते हैं 10, क्या लगाते हैं बच्चों 10, 45 बराबर लंब, ये पूरा लंब क्या कहलाएगा PC कहलाएगा बच्चों, PC बटे आधार मतलब AC, इस तरह से। 10 45 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, PC का मान कितना है h बताया आपने, और AC का मान कितना बताया x बताया। ठीक है, अब यहां से x से कम x हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा बच्चों। इसे हम समीकरण 2 नाम दे दीजिए, समीकरण 2 नाम दिए देते बच्चों, ये 2 नाम दे दिए। अब देखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, यहां पास लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो देखेंगे आप यहां पास समीकरण 1 का लेफ्ट देखिए और समीकरण 2 का राइट देखिए, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि h बराबर आ जाएगा हमारे पास √3 h। 1 मिनट बच्चों, यहां से आप क्या कीजिए, हाँ कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए, तो √3 h-8 आ जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब हमें h का मान करेक्ट रूप में निकालना था, लेकिन यहाँ पास h जो है कितने रूपों में है, देखो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है। तो एक काम कीजिए आप बच्चों, यहाँ से आप जो है तो √3 का अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम गुणा कर ही लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √3h, मतलब h √3 आ जाएगा, यहाँ से 8 √3 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा इतना। अब h को इस साइड ले आइए, तो h माइनस h √3 बराबर में इस साइड -8 √3 बचा है बच्चों, -8 √3। ठीक है, अब क्या कीजिए बच्चों, यहां से देखिए ये माइनस का √3 है, एक काम कीजिए आप दोनों साइड माइनस का गुणा कर लीजिए। ये तो एक काम कीजिए, इसको हम सरल तरीके से कर देते, इसको काटे देते हैं। ठीक है, देखिए 8 ये 8 √3 है, माइनस का है, इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया बच्चों। ये माइनस का था, इस साइड आया तो प्लस का हो गया, और इस साइड बैठा हुआ है h √3 बैठा है, h को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो -h हो गया ना। अब यहाँ से आप 8 √3 तो 8 √3, यहाँ से h कॉमन करो बच्चों, h कॉमन किया, यहाँ बचेगा हमारे पास √3 -1 बचा बच्चों इतना। अब देखेंगे 8 √3 गुणी में है तो कहीं में चला जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा √3 -1, इस तरह से आया बच्चों, बराबर में क्या आ गया h आ गया। अब थोड़ा सा हम इस चीज को, बात को समझिएगा बच्चों, जगह इस चीज को उठा करके हम यहाँ रखे लेते हैं, तो रख लें बच्चों। आप सीरियलिटी बाई सीरियलिटी समझते जाइएगा, उतारते जाइएगा, ठीक है ना बच्चों।
तो यच बराबर हमारे पास, एक काम करते हैं आपको यहीं से समझाते जाते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पास हमारे पास मान आ चुका है यच बराबर 8√3 -1। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यच बराबर 8√3 बटे में √3 - 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ नीचे जरा ध्यान से देखिए आप, नीचे बटे में करने में मान आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, हर का परिमीकरण कर ही देते हैं, हर का परिमीकरण कर ही देते हैं बच्चों। तो हर का परिमीकरण करेंगे तो हर का परिमीकरण क्या कहलाता है, हर की पूरी संख्या उतार दीजिए, लेकिन माइनस की जगह क्या लगा दीजिएगा, प्लस लगा दीजिएगा। तो √3 + 1 आ जाएगा, यहाँ भी √3 + 1 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे आगे, तो यच बराबर हमारे पास आ जाएगा 8√3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 8√3 का गुणा करेंगे तो 8√3 का गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा। फिर 8√3 का गुणा 1 से करेंगे तो 8√3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास देखिए जरा ध्यान से, a - b a + b, तो a² - b² का सूत्र लगा दीजिए। तो a² मतलब √3 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा हमारे पास 8×3 = 24 + 8√3 बच्चों, बटे में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा बच्चों, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा 24 + 8√3, 3 में 1 जाएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। 3 में 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ लिख दो आप, तो 2, ये 2 लिख दिए। अब यहाँ से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया बच्चों, 2 कॉमन कर लिया। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा 12 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 4√3, 4√3 बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम 2 से 2 क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यच बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 + 4√3, 12 + 4√3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं बच्चों, 4 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से 4 कॉमन करेंगे यदि, तो 4 हमने कॉमन किया तो ये आ जाएगा 4 × 12, 3 + 4 कॉमन किया तो √3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आप 4 कॉमन कर लिए तो √3 बस आ जाएगा, तो ये √3 कर दिए इस तरह से, और 4 × 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3 + √3 इंटू में 4 आ गया है। और ये क्या चीज़ है बच्चों, ये आप बता रहे थे इसके बारे में, ये क्या है, ये कहला गया हमारा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बच्चों। ठीक है, तो हम इसको बाद में आंसर में लिख लेंगे, लेकिन यच का मान तो आ चुका है हमारे पास, यच का मान आ गया ना बच्चों। तो हम यहाँ पास समीकरण 1 में चेक कीजिए, हमसे ये भी पूछा गया था कि भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप कहीं यक्स का भी मान बताए थे। तो समीकरण 2 को चेक कीजिए, समीकरण 2 में आपने क्या बताया था, समीकरण 2 में बताया था कि सर जी की यक्स बराबर यच है, यक्स बराबर यच मतलब दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यक्स बराबर भी हमारा कहला जाएगा 4, 3 + √3 बच्चों। ठीक है ना, ये मीटर में, ये भी मीटर में। तो हमसे पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई आपने क्या बोला, आ गया हमारे पास यच का मान आ गया 4, 3 + √3 मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी वही चीज आ गया 4, 3 + √3 मीटर बच्चों। तो यहाँ पास लास्ट में हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर लिख दिया बच्चों। अतः बहुमंजिल भवन है बच्चों, भवन की ऊंचाई 4, 3 + √3 मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी 4, 3 + √3 मीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, देखेंगे अगला एग्जाम्पल बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल कहता है बच्चों, एग्जाम्पल 7, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनवन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो, कहता है यदि पुल जो है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो देखेंगे बच्चों ये चित्र भी बना हुआ है यहाँ पास। देखिए ये आपका पुल बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है बच्चों, पुल बना हुआ है। और यहाँ से बोला गया है कि यदि, यहाँ से समझिएगा बच्चों, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से मान लीजिए बिंदु, ये हम बिंदु ले लिए, अब टोटल ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई हमने यहाँ से लिया बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से भी ऊंचाई ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पास जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, स्थिति पॉइंट दूसरा है, तो यहाँ से बिंदु पी ले लिए, ऊंचाई बिंदु ले लिया पी, और न्यूनतम बिंदु क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ बोलता है कि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात है कीजिए। तो मतलब हमें ए बी का मान ज्ञात करना है बच्चों, किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। और साथ में बोला गया है यहाँ से कि अवनमन कोण के अंश 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि मान लीजिए आप बिंदु पी से आप चढ़ करके देखेंगे तभी अवनमन कोण आपका बिंदु ए को देखने पर 30 अंश का कोण बनता है, और दूसरे किनारे को देखेंगे आप, बिंदु बी को देखेंगे तो कितने अंश का कोण बनता है बच्चों, 45 अंश का कोण बनता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास देखेंगे बच्चों, यहाँ हमने माना कि बिंदु डी से किनारे ए की दूरी ए डी बराबर x मीटर। देखिए बिंदु डी से हमने किनारे ए की दूरी कितना मान लिया बच्चों, x मीटर मान लिया, x मीटर, तथा किनारे बी की दूरी बी डी बराबर y मीटर। यहां से यहां तक की दूरी हमने कितने मीटर मान लिया बच्चों, y मीटर मान लिया, ठीक है बच्चों। तो तथा नदी से पुल की ऊंचाई पी डी बराबर 3 मीटर, ये तो दिया गया था बच्चों, पी डी बराबर 3 मीटर। और बिंदु पी से किनारे ए तथा बी के अवनमन कोण के अनुसार 30 अंश और 45 अंश है। यदि आप बिंदु पी से, मतलब पुल पर चढ़ करके आप बिंदु पी से देखते हैं तो किनारे ए का अवनमन कोण 30 अंश बनता है, तथा किनारे बी को देखते हो तो 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। और ये हमारा तो क्या कहला जाएगा बच्चों, 36 कहला जाएगा, ठीक है। तो हमें इस पुल की लंबाई ज्ञात करनी, पुल की लंबाई नहीं बच्चों, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना था, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी ए बी बराबर x प्लस वाई मीटर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लंबवत रहेगा बच्चों। तो आगे हम एक काम करते हैं, चलिए यहां से निकालते हैं, ठीक है। ए डी पी में, तो समकोण त्रिभुज ए डी पी में, तो यहां पास थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों। एकांतर कोण के नियम से 30 अंश हमारा यहां आ जाएगा, और एकांतर कोण के नियम से 45 अंश यहां आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब कहला जाएगा और ये आधार कहला जाएगा। तो क्या लगेगा, लंब बटे आधार में कौन सा रिलेशन रहता है, कौन सा अनुपात रहता है, tan थीटा में रहता है बच्चों। तो tan 30 अंश बराबर लंब क्या कहला जाएगा बच्चों, PD कहला जाएगा। तो हमने यहां लिख दिया PD बटे क्या आ जाएगा, आधार में AD आ जाएगा। तो tan 30 का मान क्या होता है बच्चों, tan 30 का मान रहता है 1/√3 बच्चों। तो लिख दीजिए यहाँ पास 1/√3, यहाँ हमने लिख दिया 1/√3 बच्चों। PD का मान बता दो आप, तो 3 मीटर, AD का मान x मीटर। x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x से कम x आ जाएगा। 3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3√3 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए x का मान तो आ चुका है स्पष्ट रूप से 3√3 मीटर। y का मान आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां हम लिखते हैं कौन से त्रिभुज में बच्चों, समकोण त्रिभुज BDP में। तो लगा दो बच्चों, कौन सा tan लगाओगी, tan 45 लंब क्या है, PD है, आधार क्या है बच्चों इस बार BD। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। PD का मान कितना दिया गया, 3, और इसका मान y एक कम, y बराबर कितना आ गया, 3
मीटर। तो यक्स और वाई का मान आ गया, तो यक्स और वाई का मान आ जाएगा तो नदी की चौड़ाई बता देंगे आप। तो यहाँ बता दीजिए बच्चों, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर यक्स प्लस वाई आपने बताया था, तो यक्स प्लस वाई बताया था बच्चों, यक्स प्लस वाई बराबर में क्या कहला जाएगा, 3√3 प्लस 3 कहलाएगा बच्चों इतना। अब 3√3 है तो आप यहां से चाहें तो 3 कॉमन भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 आ जाएगा, और इसको हम मीटर में लिखे देते हैं, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो आपके पूरे उदाहरण समाप्त हो जाते हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.1 में पढ़ाएंगे, 9.1 पढ़ाएंगे बच्चों। तब तक के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।